नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। इस शो में हम सरकार के द्वारा लिए गए फैसलों की चर्चा करते हैं। किसी कानून को बदलने की बात हो या कोई नया रूल रेगुलेशन लाना, उसका असर आप पर, आपकी जेब पर कैसे पड़ेगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। पर्सनल फाइनेंस की बात हो या शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, बैंकों की बात हो या देश विदेश की इकॉनमीज की, सभी जटिल मुद्दों को आसान भाषा में विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर। सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील के लिए 5 दौर की बैठक पूरी हो गई, लेकिन अभी तक फाइनल बात नहीं बन पाई। 1 अगस्त की डेडलाइन से पहले अब खबर आ रही है कि दोनों देशों के बीच फिर से 6वें राउंड की बैठक अगस्त महीने में होगी, जिसमें शामिल होने के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल भारत आएंगे। क्यों भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील खींचती चली जा रही है? किन मुद्दों पर दोनों देशों के बीच मतभेद बने हुए, जानने और समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी की चौंकाने वाली भविष्यवाणी। रॉबर्ट कियोसाकी ने बड़ी भविष्यवाणी करते हुए कहा है कि सोना, चांदी और बिटकॉइन जैसी संपत्तियों में जल्द बड़ी गिरावट आ सकती है। अब आप कहेंगे कि पहले तो रॉबर्ट कियोसाकी चीख चीख कर इन एसेट क्लास में पैसा लगाने की बात करते थे, फिर अचानक इन्होंने यू टर्न क्यों लिया, जानने और समझने की कोशिश करेंगे। अंतिम में चर्चा करेंगे भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन के बयान की। रघुराम राजन ने कहा है कि हाल के दिनों में केंद्रीय बैंक द्वारा रेपो रेट में की गई कटौती कोई जादू की गोली नहीं है जो एकदम से इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दे। और क्या क्या बातें कही है रघुराम राजन ने, एकदम आसान भाषा में उसको भी डिकोड करने की कोशिश करें। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील खिंचती चली जा रही है। 1 अगस्त की डेडलाइन से पहले अब इसके फाइनल होने के चांसेस जो हैं बहुत कम है, क्योंकि ये खबर आ रही है कि अगस्त में 6वें राउंड की मीटिंग के लिए अमेरिका का प्रतिनिधि मंडल दिल्ली आएगा। प्रवीण सर, कहां गरारी फंस रही है? पिछले हफ्ते ही दोनों देशों के बीच 5वें राउंड की बातचीत हुई थी। क्या 5वें राउंड में भी बातचीत नहीं बन पाई क्या सर? देखिए, लगातार इस बात को लेके खबरें बार बार आती रही मीडिया में कि अगले 48 घंटे में ट्रेड डील हो सकती है। सोर्सेस के हवाले से खबरें आई। फिर अचानक से जो राजेश अग्रवाल हैं, जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं इस पूरे ट्रेड नेगोशिएशन के, कॉमर्स मिनिस्ट्री के, वो दौड़े हुए गए अमेरिका। पहले आ गए थे, फिर वापस गए, फिर लगा कि अब जल्दी ही ट्रेड डील हो सकती है। और अब जो चीज़ें निकल के आ रही हैं सामने, वो ये निकल के आ रही हैं कि जो 1 अगस्त की जो डेडलाइन थी, जो अमेरिका ने कहा था कि इसके बाद जिन देशों के साथ ट्रेड डील नहीं हो पाएगी उन सभी को ऊंचे रेसिप्रोकल टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। अब वो दरअसल डेडलाइन भी आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है, आगे खिसकती हुई दिखाई दे रही है जी। और मसला ये है कि दोनों देशों के बीच में जो डेडलॉक है, एक तरह से वो फंसा हुआ है इस ट्रेड डील को लेके। जी। भारत अपनी चीज़ों पे अड़ा हुआ है और अमेरिका संभवतः अपनी चीज़ों पे अड़ा हुआ है। और अब उस सब पूरी कहानी के बीच में बात ये आ रही है कि अगस्त के दूसरे हफ्ते में अमेरिका की पूरी एक ट्रेड टीम भारत आएगी नेगोशिएशंस के लिए। और फिर जो पहले ट्रेंच की डील है या फर्स्ट जो एक पहले किस्त की जो डील होगी, अंतरिम डील होगी, उसके लिए फिर से कवायद शुरू की जाएगी। सर, एक एक करके आपसे प्रश्न पूछते हैं। पहली प्रश्न है आपसे है कि अगस्त से मान लीजिए ट्रेड डील नहीं होता हुआ दिखेगा प्रवीण सर, तो फिर भारत पर कितना फीसदी टैरिफ लग जाएगा? नहीं, मुझे लग रहा है टैरिफ नहीं लगेंगे तब तक। जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगने की बात थी, 26% की जो इंडिया पे टैरिफ लगने की बात है, टैरिफ नहीं लगेंगे। डेडलाइन को आगे बढ़ाना पड़ेगा सरकार को। और जैसा अमेरिका की तरफ से जो बयान आ रहे हैं उसमें भी ये एक तरह से साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो अगर आप बयान देखेंगे ट्रेजरी सेक्रेटरी का, तो जो बेसेंट स्कॉट हैं, उनका जो बयान है उसमें साफ तौर पे ये कहा गया है कि हम डेडलाइन मतलब पत्थर की लकीर नहीं है, एक तरह से उनका कहना ये है। और हम इस जब तक देशों के साथ क्वालिटेटिव डील नहीं होगी तब तक हम उसमें किसी तरह की यूएस जापान ट्रेड
टॉक्स के बीच में उनकी ये टिप्पणी आई थी सर, कहा गया था कि ये मत समझिए कि जो डेडलाइन है उसको देखते हुए हम लोग फटाफट किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हुए नजर आएंगे, वो एक मापदंड नहीं है। अच्छा क्वालिटेटिव ट्रेड डील हो, ये हमारी उम्मीद है। लेकिन सर भारत की जो डिमांड है वो कहा जा रहा है कि भारत सरकार चाह रही है कि 26% की जो अतिरिक्त टैरिफ है उसको हटाइए। दूसरा कहा हालांकि जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं अमेरिका के होवार्ड लटनिक, उनका बयान इस बयान से कतई उलट है और ट्रंप का बयान इससे भी अलग है। वो ये बयान दे रहे हैं कि 1 अगस्त की डेडलाइन के बाद इन देशों पे खतरा आएगा ऊंचे टैरिफ का। जिन देशों के साथ ट्रेड डील नहीं हो पाएगी, हम इसको बहुत अनंत काल तक टालते हुए मतलब डालने के मूड में नहीं है। ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं वो बिल्कुल डिफरेंट बात करें, बोले कि 1 अगस्त कोई पत्थर की लकीर नहीं है। डील्स जो हों वो उनका लेवल अच्छा होना चाहिए, उनका क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ना कि ये कि किसी भी तरह से डील कर लेनी है। तो दोनों बयानों में एक स्टार्क डिफरेंस है। और जो दूसरी बयान है, देखिए जो अमेरिका के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी का बयान है, वो बयान ज़्यादा महत्वपूर्ण मैं मानता हूँ, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि एक क्वालिटेटिव डील होनी चाहिए। क्या भारत और अमेरिका उस क्वालिटेटिव डील की वजह से फंसे हुए हैं? ये एक सवाल इस बात से पैदा होता है क्योंकि दोनों देश लगातार, देखिए इतने 5 राउंड की बातचीत हो चुकी है, 6वें राउंड की बातचीत के लिए, और वो भी अगस्त के सेकंड हाफ में आने की जो खबरें आई हैं। सर मुझे लग रहा है कि 15 अगस्त के आसपास जो हमारे जो गणतंत्र दिवस अपनाया जाएगा, उसी के बीच लगता है उनको आने की संभावना है। अब देखिए 15 अगस्त को आए या 15 अगस्त के बाद आए, बट खबरें जो हैं वो सेकंड हाफ में आने की बात है। अगस्त में मतलब आधा अगस्त का महीना निकलने वाला है, उसके बाद फिर नई दिल्ली में यानी भारत में बातचीत चालू होगी दोनों देशों के बीच। एग्रीकल्चर हो गया आपका, जीएम फूड हो गए आपके, डेयरी सेक्टर हो गया। अभी हाल में जो सबसे बड़ा मसला नॉनवेज मिल्क है सर, ये वाला मामला भी क्या है, उसमें भी बड़ा पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। पता नहीं, वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे की चीज़ें फंसी हुई हैं। मिल्क को लेके मतलब डेयरी सेक्टर को लेके एक बड़ा जो वो है दोनों देशों के बीच में रार, वो डेयरी सेक्टर को लेके पैदा हुई है। और उसको लेके हमने डिस्कशन भी किया था मनी सेंट्रल में, जिसमें ये बताया था कि भारत के जो डेयरी किसान हैं, अगर भारत अमेरिका के डेयरी सेक्टर को भारत में एंट्री करने की आज़ादी देता है या छूट देता है, तो कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा भारत के डेयरी किसानों को। डेयरी फार्मर्स की बेरोजगारी का भी मुद्दा था सर। बिल्कुल, तो वो मसले ऐसे हैं जिन पे भारत पीछे से हटने को तैयार नहीं है। अमेरिका की जो कॉर्न लॉबी है वो इस बात के लिए अड़ी हुई है कि किसी भी तरह से हमको भारत के जो पूरा एग्री सेक्टर है उसमें हमको घुसने का, चाहे लाइफ स्टॉक फीड हो या बाकी चीज़ें हो, वो वहाँ पे एंट्री चाहते हैं हर हालत में। तो ये जो है चीज़ें दोनों देशों के बीच में जो हालात हैं वो ये बता रहे हैं कि एक डेडलॉक जैसी सिचुएशन है। जी, उसके अलावा प्रवीण सर कहा जा रहा है कि स्टील और एल्युमिनियम पर जो 50% जो टैरिफ है, ऑटो सेक्टर पर जो 25% टैरिफ है, उसको भी कम करने की कोशिश की जा रही है। किसानों वाला मुद्दा आपने एड्रेस कर ही लिया। उसके अलावा सर जीएम क्रॉप्स को लेकर जो है, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स है उनको लेकर भी रार मचा हुआ है। उसमें मेज मतलब मक्का सबसे ऊपर है और बाकी भी क्रॉप्स हैं। माना ये जा रहा है कि जीएम क्रॉप्स का अगर आप भारत में देते हैं तो फूड सिक्योरिटी के लिए भी जो अलग अलग एनालिस्ट हैं वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि देश में फूड सिक्योरिटी को लेके भी कंसर्न यानी चिंताएं पैदा हो सकती हैं। जी, चलिए सर, अब यूएस सेनेटर का एक बयान है, उस पर भी मैं आपसे राय लेना चाहूँगा। उनका एक बयान है कि भारत, ब्राज़ील समेत चीन को उन्होंने चेतावनी दी है। कहा कि आप लोग जो हैं रूस से तेल खरीदते हैं और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी अर्थव्यवस्था को हम लोग नेस्तनाबूद कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। आप ऐसा काम मत कीजिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वहाँ से अगर आप डील कर रहे हैं या वहाँ से अगर आप तेल में कारोबार कर रहे हैं तो वो जो पैसा है वो खून से सना हुआ है। तो सर ये यूएस सेनेटर वाली बात और धमकी देना कि हो सकता है, ट्रंप साहब का भी इस पर बयान है सर, कह रहे हैं कि ऐसे देशों पर हम 100% टैरिफ लगा देंगे। देखिए, हुआ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश की कि वो किसी तरह रूस यूक्रेन की जंग को रोक सकें। अब इसमें उनकी बातचीत भी हो गई, जेलेंस्की के साथ व्हाइट हाउस में बातचीत हो गई और पुतिन के साथ उनकी फ़ोन पे बात हो गई। उसके बाद टर्की में दोनों नेताओं के बीच में मतलब एक तरह से कहें इनफॉर्मल ही सही, लेकिन जंग रोकने को लेके बातचीत हुई। इस सब का लब्बो-लुआब ये हुआ कि ना रूस राजी हुआ जंग रोकने को, ना जेलेंस्की तैयार हैं।
कह रहे हैं कि ठीक है हो जाए, लेकिन रूस कह रहा है कि हम हो सकता है पीस टॉक्स के लिए तैयार हो जाएं, लेकिन हम जब तक अपने ऑब्जेक्टिव जो हैं, जो गोल्स हैं, उसको नहीं पा लेते तब तक चीज़ें रुकने की संभावना कम है। तो चूंकि पुतिन मान नहीं रहे, इसलिए अमेरिका लगातार रूस पर दबाव बनाने के लिए ये जो नए सैंक्शंस लगाए गए हैं इसको कर रहा। और उसी सिलसिले में जो अमेरिका के एक जो सेनेटर हैं उनका बयान ये आया है कि साहब अगर आप वहाँ से लेते रहेंगे तो भारत, चीन और ब्राज़ील 3 देशों पे कि हम इकोनॉमीज पर बड़ा असर डालेंगे। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से कम ऑयल ले। भारत का फ़ायदा ये है कि रूस सस्ता तेल दे रहा है, तो 45% जो अपनी नीड है सर भारत, वो अपनी नीड जितनी जो क्रूड ऑयल की जो रिक्वायरमेंट है 45% वो रसिया से हम लोग मंगा रहे हैं। बड़ी तादाद है सर। बिल्कुल। तो भारत का उस भारत का जो इम्पोर्ट बिल है वो सब्सटेंशियली डाउन भी हुआ और उसको फ़ायदा भी हुआ है जी। हालांकि ग्लोबल मार्केट में भी तेल का दाम हाल फिलहाल के वक्त में $65-70 के आसपास बीच में चलता हुआ दिखाई दिया है। और ओवरऑल इंडिया को इससे पूरी 2022 से लेके अब तक भारत को जो क्रूड का इंपोर्ट है उसमें अच्छी खासी राहत मिली और पूरे देश के खजाने के लिए या कहें हम फिस्कल डेफिसिट के लिहाज से अगर हम इस चीज़ को देखें तो वो बड़ा फ़ायदे का सौदा रहा है। और इसीलिए भारत भारत पहले भी अमेरिका के दबाव में नहीं आया जब अमेरिका ने इनिशियल सैंक्शंस लगाए थे और कहा था कि आप तेल न लें, लेकिन भारत माना नहीं। डॉक्टर एस जयशंकर ने जगह जगह कहा कि जितना हम तेल लेते उससे 10 गुना ज़्यादा पूरा यूरोप गैस लेता है, गैस और ऑयल लेता है, गैसोलीन प्रोडक्ट्स, बिल्कुल रूस से। उस पर आप कुछ नहीं कहते। जो डुअल स्टैंडर्ड है भारत को लेके और यूरोपियन नेशंस को लेके, उसको लेके साफ तौर पर भारत सरकार कई बार चीज़ें साफ कर चुकी है। एक लास्ट सवाल सर, जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो हैं इरप्ट होती हुई नज़र आ रही हैं, जो टैरिफ को लेकर जो अनसर्टेनिटीज़ थी वो अभी तक कायम होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन कहा जा रहा था कि इसका पटाक्षेप जो है 1 अगस्त से पहले होता हुआ दिखेगा क्योंकि सब जगह से जो डील है वो होती हुई नज़र आएगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है सर। 2 बातें सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है या तो कि डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया जाएगा या हो सकता है कि कुछ लोग जो हैं ट्रेड डील जो है वो करते हुए भी नज़र आएंगे। लेकिन मेरा आपसे जो प्रश्न है सर कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस तो हाल फिलहाल में भी बरकरार हैं, जिस तरह से सोने चांदी की कीमतों को आप देख लीजिए, बिटकॉइन देख लीजिए ऑल टाइम हाई के आसपास है, तो कब सर थमता हुआ नज़र आएगा अनसर्टेनिटीज़ वाला मामला? नहीं, अनसर्टेनिटीज़ अभी हाल फिलहाल में थमने वाली नहीं है। पहली बात यह है, एक अच्छी चीज़ भारत के लिहाज से है वो ये है कि 24 तारीख को, इसी 24 जुलाई को भारत और यूके के बीच में ट्रेड डील हो जाएगी, उस पर दस्तखत होंगे। 23 तारीख को पीएम मोदी यूएस पहुंच रहे हैं, कीर स्टारमर के उनका जो आमंत्रण था उसकी वजह से। और सबसे प्रमुख मुद्दा उसमें यह है कि प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं उनके बीच में ये एक ट्रेड डील होगी। तो भारत की अब अच्छी बात यह है कि चाहे यूके के साथ हो, फिर यूरोपियन यूनियन के साथ हो, तो जो अलग अलग देशों के साथ और जो एक गुटबंदी शुरू हुई है, देखिए इस माहौल में हुआ क्या है, मैं बहुत 1-2 वाक्य में इस चीज़ को बताना चाहूँगा। भारत शुरुआत में अमेरिका के साथ बहुत फ्लेक्सिबल होकर इस ट्रेड डील को लेके आगे बढ़ने की भारत ने कोशिश की। अगर आप पूरा मामला देखेंगे, बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे, भारत ने बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई। सर पीयूष गोयल ये कहते हुए नजर आए थे, मैं आपसे मनी सेंट्रल में भी डिस्कस किया था कि मदर ऑफ ऑल डील्स करते हुए नजर आएंगे। भारत पहला ऐसा देश होगा जिसके साथ सबसे पहले यूएस की साथ जो है ट्रेड डील होता हुआ नजर आएगा। लेकिन देख लीजिए तस्वीर जो है 1 अगस्त के आसपास हम लोग पहुंचने जा रहे हैं। उसके बाद हुआ ये कि अमेरिकन जो रुख था वो थोड़ा एडमेंट, थोड़ा सख्त, रिजिड दिखाई दिया। अमेरिका को संभवतः ये लगा कि नहीं, ये डील में हम पूरी दुनिया में मतलब बड़े भाई की भूमिका निभाएंगे। बिल्कुल। तो वो उस चीज़ को जब बार बार होता हुआ देखा गया और फिर उसमें फाइनल जो चीज़ हुई वो अमेरिका, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो एक फौरी लड़ाई हुई और उसमें अमेरिका की तरफ से जो बार बार बयान आए खुद राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से, उसने थोड़ा सा एक गैप क्रिएट किया। और उसी का नतीजा ये है कि फिर भारत के बयान आए कि जब तक हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को पूरा नहीं करते या नेशनल इंटरेस्ट के बाहर जाकर कोई भी डील नहीं करेंगे। और इसी वजह से अब वो पूरा का पूरा मामला एक डेडलॉक की शक्ल लेता हुआ दिखाई दे रहा है। टिम कुक वाला भी मामला था सर। और उसमें दूसरी चीज़ ये हुई है कि एक तो अमेरिका के साथ चीज़ें रुकी, लेकिन बाकी की दुनिया के साथ फिर अलग अलग ट्रेड डील्स करने के लिए बाकी की दुनिया इकट्ठी होती हुई नजर आ रही है। आप देखिए कि मुझे लगता है 4-5 साल बाद पहली दफ़ा डॉक्टर एस जयशंकर
चाइना गए, शी जिनपिंग और तमाम जो वहाँ के बड़े जो लीडर्स हैं उनके साथ उनकी मीटिंग हुई जी। और बड़ा मसला उसमें यही है कि भारत और चाइना के बीच में जो डेडलॉक है अलग अलग चीज़ों को लेके, उसमें किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है, चाहे लद्दाख का मसला हो या ट्रेड को लेके चीज़ें हों। तो अब दुनिया रीअलाइनमेंट की तरफ बढ़ रही है। उसमें ब्राज़ील है, ब्राज़ील के साथ अमेरिका के जो सख्त जो हाल के बीच में जो तल्ख चीज़ें हुई हैं, क्योंकि ब्राज़ील में ही के रियो डी जेनेरो में आपकी बैठक हुई ब्रिक्स नेशंस की, और वहाँ से जो चीज़ें निकल के आई उसके बाद ट्रंप ने उन पर 50% के टैरिफ इम्पोज कर दिए। तो अब दुनिया ये सोच रही है कि हम रिवर्स टैरिफ कैसे लगा सकते हैं। चाहे यूरोपियन यूनियन हो, उस पर भी यही बात आ रही कि यूरोपियन यूनियन अब ये विचार कर रही है कि हम अमेरिका पे किस तरह के रेसिप्रोकल टैरिफ इसके पीछे कारण भी है ना, तमाम जगहों के जिन जगहों का आपने नाम लिया है सर, वहाँ की इकोनॉमीज बहुत इफेक्ट हुई, तमाम जगह की इकोनॉमी श्रिंक होती हुई नजर आई हैं। तो हो भी क्यों ना, लोग तो अपना भी तो अब इस पूरी कहानी में ना अमेरिका आइसोलेट होता हुआ दिखाई दे रहा है, दुनिया एक तरफ आती दिखाई दे रही है, अमेरिका एक तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कई बार हमने मनी सेंट्रल में चर्चा की सर कि आपने कहा भी था कि ट्रंप देखिए अरब के देशों का जो विजिट करते हुए नजर आ रहे हैं, वहाँ मिलते हुए नजर आ रहे हैं, वहाँ उनसे निगोशिएट करते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई देखिए इन बिहाफ पर हम लोगों को ट्रेड डील कर लेना चाहिए। चलिए सर आगे बढ़ें, उसके पहले मैं एक स्लिप ऑफ टंग हो गया था। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाई जाती है, इसको मैंने गणतंत्र दिवस बोल दिया था, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल एक्सपर्ट और रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बार फिर सबके होश उड़ा देने वाली भविष्यवाणी की। उनका कहना है कि दुनिया के सामने अब सबसे बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है, जिसमें सोना, चांदी और बिटकॉइन जैसी प्रमुख संपत्तियां में भी गिरावट जो है आती हुई दिखेंगी, उनका शिकार बनेंगे। प्रवीण सर, अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कियोसाकी ने कह दिया कि बबल्स जो हैं वो फूटने वाले हैं। क्या होने वाला है सर? फिर से डर का जो है माहौल जो है वो कायम होने वाला है क्या? देखिए, आज के जो मनी सेंट्रल है उसमें जो हम तीन जिन कहानियों को लेके हमेशा आते हैं, तीन बड़े मसले जिन पर हम एनालिसिस करते हैं, आज का मनी सेंट्रल ऐसा जिसमें तीनों जो कहानियाँ हैं, तीनों जो मसले हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट हैं। सर हमने बात की ट्रेड डील की, और उसी से जुड़ा हुआ मसला जो आप रॉबर्ट कियोसाकी का बता रहे हैं वो भी उससे ही कनेक्टेड है। अमेरिका की पैदा की हुई जो आफत है, यूएस फेड को ये बहुत गाली देते हुए नजर आ रहे हैं सर। बिल्कुल। तो जो अमेरिका की पैदा की हुई आफत है, जिस तरह अमेरिका का कर्ज है, उस सबसे जो परिस्थिति पैदा हो रही है उसमें मार्केट डूबेंगे, उसमें इकोनॉमीज डूबेंगी, और उसका जो असर दिखाई देगा। अब वो जो रॉबर्ट कियोसाकी जो अब तक बुलिश थे इन तीन चीजों पर, वहां उनको लग रहा है कि जब ये सब डूबेंगे तो ये भी डूबेंगे, यानी क्रिप्टो भी, गोल्ड भी और सिल्वर भी। लेकिन इसमें उनका एक जो उनका कहने का एक तात्पर्य है या नतीजा है, वो ये है कि जब ये डूबेंगे तो उसके बाद इनमें इन्वेस्टमेंट का मौका भी पैदा होगा। ये कह रहे हैं कि मैं पैसा लेके तैयार बैठा हूं, जैसे इस एसेट क्लास में अगर गिरावट आई तो सबसे पहले मैं ही लपकूंगा और आपको भी लपकना चाहिए। तो वो अल्टीमेटली बात यही कह रहे हैं कि फाइनली जो है वो यही तीन एसेट क्लास आपको जमकर पैसा देंगे, गोल्ड, सिल्वर और क्रिप्टो करेंसी जी। अब इसी वजह से वो जो एक्चुअल करेंसीज हैं या फिएट करेंसी जिनको कहा जाता है, चाहे डॉलर हो चाहे रुपये हो, इनको लेके वो बिल्कुल एकदम से उनके विरोध में आकर खड़े हो गए बेचारे। सर उन्होंने एक अपनी सलाह है उसको भी दोहराई है। वो कह रहे हैं कि पैसा बचाना जो है अब फायदे का सौदा नहीं है। फिएट मुद्रा जो आप करेंसी की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो बचाने वाले नहीं है, वो खुद ही हार जाते हैं। उन्होंने फेड की गलती का भी उदाहरण दिया है और तमाम तरह के जो है आरोप लगाते हुए दिख रहे हैं। वो उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिया है सर, उस पर भी मैं आपसे टिप्पणी चाहूँगा। 1987 में कह रहे हैं कि बाजार जो है क्रैश हुआ, फर्जी जो है डॉलर छापे गए, ये उनका स्टेटमेंट है सर, मैं नहीं बोल रहा। 1998 में LTCM का संकट आया, कहा गया कि फिर से नोट छापे गए। 2019 में रेपो मार्केट संकट आया, उसके बाद कह रहे हैं 2020 में कोविड वाला मामला आया, फिर सिलिकॉन वैली वाला बैंक क्रैश वाला मामला। हर बार उन्होंने कहा कि जो यूएस फेड है उन्होंने फिएट करेंसी को छापा और अपनी इकोनॉमीज को बचाने की कोशिश की। ये क्या है पूरा मामला, हम आपसे समझना चाहेंगे सर। नहीं देखिए, जो करेंसी छापने का मामला है वो अकेला अमेरिका नहीं करता, दुनिया भर के देश करते हैं नोट छापने का काम, ठीक है। अब बहुत अगर हम बेसिक चीज़ में इसको समझने की कोशिश करें कि साहब करेंसी पैसा छापने का या ज़्यादा पैसा छापने का बुरा असर क्या होता है,
तो सबसे सीधी चीज़ ये है कि देशों में, चाहे आप देखिए लैटिन अमेरिका के कई देश देख लीजिए, खासतौर पे बोलीविया देख लीजिए, वेनेजुएला देख लीजिए, इन कंट्रीज़ में करेंसी छापी गई, या पाकिस्तान देख लीजिए, अपने बिल्कुल नज़दीक का मामला है, करेंसी छापी गई ताकि सरकार अपने कर चुकता कर सके, बाकी चीज़ें कर सके, और उसका परिणाम ये हुआ कि इन देशों को हाइपर इन्फ्लेशन से जूझना पड़ा। इतना इन्फ्लेशन है कि गड्डी भर के लोग नोट लेके जाते हैं और एक रोटी खरीदते हैं। पाकिस्तान का भी ऐसा ही हाल है। अगर आप लैटिन अमेरिकी कंट्रीज में जाएंगे जो कि लेफ्टिस्ट कंट्रीज हैं मोस्टली, वहाँ पे भी सिचुएशन इसी तरह की है कई देशों में वहाँ के। तो इकोनॉमीज धराशायी हो गई हैं। जो सरकार हैं उन्होंने नोट छाप के इसको बचाने की कोशिश की और वो नहीं बचा। कियोसाकी जो कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि अमेरिका भी इसी तरह का कर रहा है। फेडरल रिजर्व जो है वो हर एक क्राइसिस जब आती है जी, तो उसके बाद करेंसी जो है वो छापना शुरू कर देता है ताकि इकोनॉमी को बचाया जा सके। डॉलर अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत रही। एक देखिए, अमेरिका की दो सबसे बड़ी ताकत हैं, या कहिए तीन ताकतें हैं सबसे बड़ी। पहला है उसकी मिलिट्री, दूसरा है उसकी करेंसी डॉलर, और तीसरा है अमेरिका की इंडस्ट्री, यानी आईटी, आपका आईटी हो गया या दूसरे जो कंपनीज हो गए, चाहे उसमें KFC ले लीजिए, चाहे उसमें मैकडोनल्ड्स ले लीजिए, चाहे उसमें गूगल और इस तरह के टेक, हाईटेक, एप्पल, बिल्कुल। तो इन तीन ताकतों के बूते अमेरिका पूरी दुनिया में अपनी हेजेमनी या आप कहें सुप्रीमेसी को चलाता है जी। डॉलर को लेके भी अमेरिका का सख्त रुख इसी वजह से है, और बार बार ट्रंप चेतावनी दे चुके हैं कि अगर आपने डी डॉलराइजेशन की किसी भी कैंपेन को शुरू किया, और खास तौर पर ब्रिक्स देशों के लिए वो ये बात कहते हैं, तो इसके परिणाम जो हैं या इसके अंजाम जो है वो खतरनाक होंगे। तो अमेरिका अपने डॉलर को बचाना चाहता है। डॉलर बेस्ड कर्ज अमेरिका पर ढेर सारा है। 38 ट्रिलियन डॉलर का अगर हम देखें तो अमेरिका पे कर्ज है। एक्सटर्नल डेट है। वो डेट है किस शेप का कि दुनिया भर ने अमेरिका के बॉन्ड खरीद रखे हैं। उसमें चाइना भी सबसे टॉप जो होल्डर है अमेरिकन बॉन्ड्स का, वो है जापान। सेकंड नंबर पे चाइना आ जाता है, और फिर दुनिया के देश हैं डॉलर को रिजर्व के तौर पर दुनिया रखी हुई है। भारत भी शामिल है। हर बार हम कहते हैं कि आपका फॉरेक्स रिजर्व्स में, फॉरेक्स रिजर्व में साहब बोले 700 बिलियन डॉलर का हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व है। और हमारी जब रुपए गिरती है सर, तो उस समय भी हम लोग डॉलर बेचते हैं ताकि हम अपने, अब डॉलर डिवैल्यूएशन, डॉलर की अगर हुई, डॉलर डिवैल्यूड हुआ, और दुनिया भर के देश उससे पीछा भी छुटा रहे हैं। पिछले अगर 5-6 साल के को अगर आप देखेंगे तो दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों ने डॉलर का अपना फॉरेक्स रिजर्व है उसमें डॉलर की हिस्सेदारी कम करने की कोशिश की है और गोल्ड को बढ़ाया है। एग्जैक्टली। अब यहां से बात आ जाती है रॉबर्ट कियोसाकी की, जो खुद कह रहे हैं कि साहब गोल्ड खरीद लो या क्रिप्टो खरीद लीजिए और सिल्वर खरीद लीजिए। नहीं, ये आंकड़ा आपने सही बताया सर। तमाम दुनिया भर के जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं वो भर भर कर सोना खरीद रहे हैं। और देखिए, चाइना देख लीजिए, चाहे भारत देख लीजिए। एग्जैक्टली सर। इनफैक्ट दूसरा उसका एक मुद्दा है सर, डॉलराइजेशन वाला। इनफैक्ट दूसरा उसके साथ मसला जुड़ा हुआ ये है कि जिन देशों के जो गोल्ड असेट्स बाहर है उन देशों से, वो अपने यहाँ उसको रिलोकेट कर रहे हैं। वो तो कई बार हमने खबर देखी कि भारत जो है कई ट्रेंचेस में। उसका भी मसला यही है कि सारे देशों को ये डर है कि कहीं कोई कभी अनसर्टेनिटी होती है तो हमारे जो गोल्ड के जो टनों में असेट्स हैं वो कहीं फ्रीज ना कर दिए जाएं, जो बाहर के देशों में है। बिल्कुल, भारत का लंदन में सोना पड़ा हुआ, भारत धीरे धीरे उसको लेके आ रहा है। नहीं, ये मुद्दा हम लोगों ने देखा था जब रशिया के बीच में जो वॉर हुआ, तो उसको ब्लॉक कर दिया गया था सर। रशिया के जितने असेट रशिया के बाहर थे उन सबको अमेरिका ने ब्लॉक कर दिया, फ्रीज कर दिया। रशियन डॉलर असेट सारे फ्रीज कर दिए गए। तो उससे पूरी दुनिया को फिर ये सबक मिला कि एक तो डॉलर से थोड़ी दूरी, और दूसरा गोल्ड को आप जो आपका गोल्ड बाहर रखा उसको भी चुपचाप अपने घर पे लेकर आइए। जी, एक लास्ट सवाल सर। कियोसाकी साहब ने कहा है कि जो वॉरेन बफे हैं वो भी है जो 350 बिलियन डॉलर जो है कैश रिजर्व लेके बैठे हुए हैं। उनके पास पर्याप्त मात्रा में कैश है और वो भी इस गिरावट का इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई गिरावट आएगी तो अच्छे एसेट क्लास में मैं भी पैसा लगाऊंगा। तो इसको भी क्या किस संदर्भ में देखा जाए, स्टॉक मार्केट के संदर्भ में देखा जाए, इकोनॉमीज़ के संदर्भ में देखा जाए? हालांकि उनका उदाहरण देना कितना सही है मैं आपसे समझना चाहूँगा। देखिए, मार्केट में क्रैश कैसा आने वाला है, कब आएगा, इसको लेके बाजार का किसी को अंदाज़ा नहीं है। मैक्रो इकोनॉमीज़ या बाकी चीज़ों को लेके एक आकलन उसका कर सकते हैं।
कियोसाकी का पर्सनल एक तरह से मैं कहूँगा कि परसेप्शन है, जिसमें वो इस चीज़ को एंटिसिपेट कर रहे हैं कि दुनिया में एक बड़ी मंदी आ सकती है। और ये बात वो पिछले अगर हम कुछ महीनों की ही बात देखें तो उसमें वो इस बात को बार बार दोहरा चुके हैं जी। अब इसमें जो अनसर्टेनिटीज़ हैं हम जिक्र कर ही चुके दुनिया भर में, क्या उसका व्यापक इतना बड़ा असर होगा, क्या अमेरिका में मंदी आएगी, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अनफोल्ड होंगी अगले 4-5 महीने या 6 महीने में। जी। क्या दुनिया ट्रेड डील्स कर पाएगी, क्या चीन के साथ, मतलब ये वो सवाल हैं जो हम खुद अपने शो में कई दफा दोहरा चुके हैं। यूएस फेडरल चीफ भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई जो आपने टैरिफ पॉलिसी लागू की है उसका आकलन हमको करना पड़ेगा, इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो उसका आकलन करना पड़ेगा। आप लगातार जो उसी के बाद किसी रेट कट का फैसला एग्जैक्टली आप जो दबाव हम पे बनाते हैं कि देखिए तमाम देश की इकोनॉमीज का आप रेट कट देखिए, उनका रेट कट का साइकिल देखिए। अमेरिकन जो अमेरिकन गवर्नमेंट है वो बार बार ये कहती है, वहाँ के मंत्री बार बार ये कहते हैं कि साहब आपको मई 2026 से पहले अब आपको गद्दी छोड़ देनी चाहिए, जो जेरोम पावेल को। फिर ट्रम्प कह देते कि नहीं नहीं बने रहो। वो कॉन्स्टिट्यूशनल तो वहाँ बड़ा वहाँ जिस तरह की गफलत है अमेरिका में, मुझे नहीं लगता कि हाल फिलहाल या अगले पिछले 10-15 साल में हमने कभी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में इस तरह की गफलत देखी है। आप सोचिए, अभी हमने डिस्कस किया कि कॉमर्स सेक्रेटरी का बयान और उनका ट्रेजरी सेक्रेटरी दोनों के बयान बिल्कुल उलट हैं एक दूसरे से। एनीवेज कहानी ये भी अनंत काल चल सकती है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने 6 जून को रेपो रेट में 0.5% की कटौती की थी। फरवरी से लेकर अब तक रेपो रेट में 1% की कटौती हो चुकी है। इसके अलावा पॉलिसी स्टैंस को एकोमोडेटिव से बदलकर न्यूट्रल कर दिया गया। इसी को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन की एक टिप्पणी आई। रघुराम राजन ने कहा कि हाल के दिनों में केंद्रीय बैंकों द्वारा रेपो रेट में की गई कटौती कोई जादू की गोली नहीं है जो एकदम से इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दे सके। अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में कई अन्य फैक्टर्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है जिसको हम लोग को निभाने की ज़रूरत है। प्रवीण सर कैसे देखें इनके स्टेटमेंट को, इनकी वार्निंग जो है मार्केट के तमाम लोग जो हैं बड़ी गंभीरता से सुनते भी हैं देखते भी। नहीं, डॉक्टर रघुराम राजन का ये बयान जो है जिसमें वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को लेके बात कह रहे हैं वो वाकई महत्वपूर्ण है और जो इस देश की चिंता है उसको वो दिखाता है। प्राइवेट कैपेक्स को लेके ऐसा नहीं कि डॉक्टर राजन ही चिंतित हैं, ये चिंता भारत सरकार की भी है, मोदी सरकार की भी है। और वो लगातार पिछले अगर आप कुछ वक्त से देखेंगे पिछले 2-3 साल से प्राइवेट कैपेक्स को लेके सरकार की बड़ी कोशिशें हुई, लेकिन और सरकार ने अपना पैसा सिस्टम में झोंका कि हम पैसा लगा रहे हैं और हमारा जब पैसा सिस्टम में आ रहा है तो उसके बाद इससे उत्साहित होके या इकोनॉमी को जो बूस्ट मिलेगा उससे उत्साहित होके कंपनियां भी अपना पैसा लगाएंगी। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद आप देखिए 11,11,000 करोड़ रुपए का केपेक्स सरकार ने रखा। उसके पहले 10.5 लाख करोड़ का केपेक्स था, उसके पहले 7.5 लाख करोड़ के आसपास का केपेक्स सरकार ने रखा था। तो साल दर साल बजट में सरकार तगड़ा केपेक्स ला रही है और इसी उम्मीद में कि अब प्राइवेट केपेक्स या प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट है वो रिवाइव करेगा। सर मेरा अगला प्रश्न ये है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फिर क्यों नहीं आ रहा है? लोग क्या वेट एंड वॉच पॉलिसी अपना रहे हैं? बिल्कुल, और जो अब देखिए यहाँ से फिर रघुराम राजन की बात आती है कि सरकार ने जो पिछले कुछ वक्त में जो स्टेप उठाए, एक आप केपेक्स का देख लीजिए, फिर सरकार ने उठाया आपका 8वें वेतन आयोग का स्टेप उठाया, फिर 12 लाख रुपए तक की टैक्स छूट दी गई और उसके बाद आरबीआई ने 100 बीपीएस का तो रेट कट किया और 100 बीपीएस का ही सीआरआर कटौती की बात की 4 ट्रेंचेस में, 25-25 बीपीएस की 4 ट्रेंचेस में होगा। कहा कि 2.5 लाख करोड़ सिस्टम में बिल्कुल पूरे सिस्टम में लिक्विडिटी भरपूर है। इस वक्त बैंक तैयार हैं कि आप आइए और लोन लीजिए, क्रेडिट ग्रोथ को बढ़ाने की कोशिश है। लेकिन वो ये मान रहे हैं रघुराम राजन कि ये चीज़, इसका असर जो है वो आप ये मान के चलें कि तुरंत का तुरंत असर दिखाई देगा, वैसा मुमकिन नहीं है। रिजर्व बैंक का जो रेट कट का फैसला है इसको ट्रांसलेट होके इन्वेस्टमेंट में आने के में
अभी वक्त लगेगा। जी सर, एक और मसला भी है, उसको भी मैं आपसे समझना चाहूँगा। कई बार देखा जाता था कि आरबीआई के द्वारा तो रेट कट कर दिया जाता था, उसको पास ऑन नहीं करते थे बैंक, उसको लेकर भी बहुत चिंताएं होती थी कि भैया हम तो पास मतलब रेट कट कर दिए, नीचे तबके में जहाँ कस्टमर्स को जो बेनिफिट मिलना चाहिए वहाँ तक तो वो बात पहुँच ही नहीं पाती है। अब देखो, राजन का इसमें ये कहना है, डॉक्टर रघुराम राजन का इसमें ये कहना है कि एक तो लेवल प्लेइंग फील्ड बनाना पड़ेगा। आपका केपेक्स रिवाइव कैसे करेगा? फॉर होम बैंकर्स, कंपनियों के लिए। ओके, ठीक है। एक तो आपको जो लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार करना होगा कंपनियों के लिए, दूसरा कंपनियों के लिए कम्पिटिटिवनेस क्रिएट करनी होगी। ये दो चीज़ें आपको तैयार करनी पड़ेगी। इसके बाद कंपनियों में ये जब मुकाबला होगा तब कंपनियों में उत्साह पैदा होगा कि अब वो अपना पैसा लगाएं। एक जो बहुत महत्वपूर्ण, और उन्होंने इसमें एक बात और कही है, उन्होंने कहा है कि भारत में जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो 11 साल के लो पे पहुंच गया, जो सरकार का बिल्कुल लेटेस्ट जो वो स्टैट्स डिपार्टमेंट का जो डेटा है वो ये बताता है। तो 11 साल के लो पे इन्वेस्टमेंट है। वो ये कह रहे हैं कि अभी तक जो बात की जाती थी, जो कंपनियां कह रही थी, वो ये कह रही थी कि गांव देहात या गरीब आदमी या लोअर मिडिल क्लास है वो पैसा खर्च नहीं कर रहा, जो कंजम्पशन की बात आती है। लेकिन वो डॉक्टर रघुराम राजन कह रहे हैं कि अब ये परिस्थिति पूरी तरह बदल गई है और अब ऐसा लग रहा है कि जो अपर मिडिल क्लास है यानी जो अमीर तबका है वो भी पैसा नहीं खर्च कर रहा है। ओके। तो जो कंजम्पशन की क्राइसिस है वो दरअसल वो बता रहे हैं कि पूरे देश में, और ये मतलब बात कुछ मायनों में सच भी लगती है अगर आप कार सेल्स के नंबर ही देख लें। एग्जैक्टली सर, 52,000 करोड़ का तो स्टॉक पाइलअप है। जून में 16% का ड्रॉप है कार सेल्स में जी। तो कारों की बिक्री कहा जा रहा है कि 60 से 65 दिनों की है सर। छोटी गाड़ियां बिक नहीं रही, और अब बात जो है वो ये है कि लग्जरी गाड़ियां भी नहीं बिक रही हैं। इसका मतलब जो निचला तबका है वो तो परेशान था ही, ऊपर का तबका है उसमें भी एक आपको बेचैनी नजर आ रही है। तो उसके और यही बात डॉक्टर रघुराम राजन भी कह रहे हैं कि आपकी जो रेट कट का जो आपका फैसला है वो कोई एक बुलेट नहीं है जो एकदम से लगेगी और आपको, या एक इंजेक्शन नहीं है जो इंजेक्शन लगा और आदमी खड़ा हो गया। एग्जैक्टली। तो सर क्या मतलब, मैं आपसे अगला प्रश्न यही पूछना चाह रहा हूँ कि किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं ये लोग? क्या जो जिस तरह से ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ या तमाम तरह के जो फैक्टर्स, अनसर्टेनिटी वाला फैक्टर, उसके वजह से ये लोग हाथ खींचे हुए हैं? अनसर्टेनिटी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, प्लस जो जिस स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की बात रघुराम राजन कह रहे हैं कि आखिर कंपनियों के लिए आपको, या जो इंडस्ट्री है उसके लिए आपको एक कंडक्टिव एटमॉस्फेयर तैयार करना पड़ेगा। कंपनियां पैसा लगाने में हिचक रही हैं तो उनको आपको एक कंडक्टिव एटमॉस्फेयर ऐसा देना पड़ेगा जहां एक तो कॉम्पिटिटिवनेस बढ़े और दूसरा एक लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार हो। तो क्या प्रवीण सर, मैं नेक्स्ट सवाल आपसे ये पूछ लूं, लेकिन बिजनेस पर सवाल उठ गया है? में भी ये कह सकते हैं। लेकिन दूसरी चीज है जो अभी डेटा आया है जिसमें ये कहा गया है कि मई में जो ईपीएफओ के जो नंबर हैं 20 लाख नए मेंबर्स, वो 20 लाख नए मेंबर हैं और वो रिकॉर्ड पे पहुंच गया है। तो एक बड़ी मिक्स सी सिचुएशन है जहां पे कि कई बार लगता है कि इकोनॉमी की रफ्तार किस तरह की है, क्या बूस्ट नहीं। इकोनॉमी की रफ्तार पर तो लगातार हम लोग मनी सेंटर पर चर्चा कर रहे हैं सर। अक्रॉस द इकोनॉमीज अगर आप देखिए 6.5% की दर से बढ़ना हो या 7% की दर से प्रोजेक्शन की बात की जाए। कल ही एक खबर आई थी जिसको भी हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किया था, फिस्कल डेफिसिट को सरकार करेगी 4.4%। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग जैसे है, अभी आपका जो चौथी तिमाही के भी जो नतीजे आए ग्रोथ के, वहां पे भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेके सबसे बड़ी चिंता फिर से बनी हुई है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वो सेक्टर है जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, जहां पे बड़े पैमाने पे लेबर फोर्स आपका लगता है। तो क्या फिर कहानी फिर वहां घूम के पहुंचती कि क्या जो लो स्किल्ड जॉब हैं, क्या उनके सहारे देश की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी? जो गिग वर्कर्स हैं, क्या उनके सहारे आप इकोनॉमी को ग्रोथ दे पाएंगे? मसले बहुत सारे हैं असल में। और डॉक्टर राजन जो बात कह रहे हैं वो भी वाकई चिंताजनक है कि प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट है आखिर उसको रिवाइवल का रास्ता उसका निकलेगा कहां से? और क्या आरबीआई का, देखिए अब इसमें एक और बात है, रिजर्व बैंक हो सकता है अगला जो अगस्त में मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक होगी, जिस हिसाब से महंगाई दर है, हो सकता है एक और रेट कट का बूस्टर दे। कितना? 0.25%, मान लीजिए 0.25% का या 25 बीपीएस का बूस्टर आता है। ओके।
तो क्या वो बूस्टर फिर कारगर साबित होगा? ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमको डॉक्टर रघुराम राजन के बयान के साथ, संदर्भ के साथ जोड़ के देखना चाहिए। चलिए प्रवीण सर, आज के मनी सेंटर में बस इतना ही। आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला और तमाम विषयों को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फ़ायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।